तो आज हम इससे पहली जो यूनिट है उसमें जो थोड़ा सा आपका फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में छुटा हुआ है वो हिस्सा पहले कंप्लीट करें। ठीक। तो उसमें आपने बात आप समझ में आई होगी। सबको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो क्लियर है? यस सर। तो स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो। अब हम इसमें यूरिन फॉर्मेशन हमने देखा था। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? यूरिन फॉर्मेशन की कितनी फेज बताई थी हमने? बताओ। हाइड्रोफिल्ट्रेशन, हाँ। एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड बताए थे रीनल एब्जॉर्प्शन। और तीसरी हमने बताई थी रीएब्जॉर्प्शन, है ना? तीसरी हमने क्या बताई थी? रीनल सिक्रीशन। रीनल सिक्रीशन या खाली सिक्रीशन के नाम से भी से जानते हैं। तीनों तीनों चीजों में पता है क्या क्या हुआ था? पहले में क्या हुआ था? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या हुआ था? फिल्टर होता है हमारा ब्लड जो है, क्या होता है? फिल्टर होता है। फिल्टर कितनी लेयर से होता है? सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। कितनी लेयर से होता है? थ्री। 3 लेयर फिल्ट्रेशन है। ये कितना फिल्ट्रेशन है? 3 लेयर। कौन कौन सी है 3 लेयर? ये सबको क्लियर है? यस सर। पहली बताओ कौन सी है? सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वेमस। हाँ, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा तीसरा क्या है? हैं? स्लिट पैसेज ऑफ पोडोसाइट्स। स्लिट पैसेज ऑफ पोडोसाइट। ये 3 लेयर्स हैं। इनसे फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट है वो आ जाता है। पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर होता है? पर मिनट है? पर मिनट 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml। अगर हम अपना देखें, हमारा वेंट्रल स्ट्रोक कितना था? 70 ml। कितना होता है? हार्ट में पढ़ा ना कितना होता है? एक स्ट्रोक में वेंट्रिकल कितना डालता है? 70 ml। और वो 0.8 सेकेंड है। 0.8 सेकेंड में वो काम हो रहा है ना? तो अगर हम उसे निकालें तो 60 सेकंड के साथ अगर हम निकालते हैं, 1 मिनट के साथ निकालते हैं, तो लगभग 5 लीटर बैठता है। कितना बैठता है? 5 लीटर। और उसका 1/5 यानी
1/5 5.5 लीटर का अगर हम बात करें तो 1100 से 1200 ml फिल्टर होता है। उसमें प्लाज्मा लगभग कितना होता है? 55% इसका कितना होगा? ये ब्लड का जो है उसका 55% प्लाज्मा है, तो लगभग ये 750 या 700 ml के करीब आएगा। ठीक, और उसमें से जो फिल्ट्रेट है वास्तविक वो कितना होता है? 125 ml। कितना होता है? 125 ml। 125 ml है, जिसे हमने क्या कहा था बेटा? GFR। GFR। हाँ। कोई बच्चा बताएगा मुझे GFR की फुल फॉर्म? ग्लोमेरुलस Glomerulus फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 125 ml है ये। ठीक, अच्छा, इसे भी हमें देखना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, एक ने आपको GJA के बारे में बताया था। यस किसके बारे में बताया था? GJA। क्या है GJA? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। क्या है ये बेटा? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। और ये जो हमारा GFR है इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये इसे मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ये बात भी हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। ठीक, तो भैया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब होता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं ये पता है आपको? सारी चीजें छन जाती हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा में से, सारी चीजें छन जाती हैं एक्सेप्ट प्रोटीन और कुछ फैट रह जाते हैं ना, मेनली प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा छन के किस में आ जाता है? ल्यूमेन में आ जाता है। किस में आ जाता है बेटा? ल्यूमेन में आ जाता है। अब क्योंकि इसमें तो बहुत सारे क्या है आपके लाभदायक पदार्थ है, अगर ये सारे के सारे पहुंच गए तो आपको तो बहुत सारी डोज लेनी पड़ेगी, आपका आयरन बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ऑस्मोटिक प्रेशर बिगड़ जाएगा, है ना। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी कंप्लीट करना है, पीएच को भी मेंटेन करना है और एक्सक्रीटा को भी बाहर निकालना है, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, तो भैया यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन जो है आपकी जो नेफ्रॉन है उसके कितने पार्ट हैं? कितने पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के? 3। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं बताना जरा। नेफ्रॉन के 3 पार्ट बताओ जल्दी से। हैं बताओ। प्रोबोमन है, हाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसका एक पार्ट बोमेन कैप्सूल भी है ना। दूसरी कौन सी है? लूप ऑफ हैनले, हैनले लूप। और तीसरी कौन है? इन तीनों पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन होता है ना। लेकिन मेन रीएब्जॉर्प्शन 70 से 80% किसमें हो जाता है? पीसीटी में हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन किसमें हो जाता है? मेनली पीसीटी में हो जाता है। ठीक है, क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है यहाँ पर बताइए, क्या क्या रीएब्जॉर्ब होगा अगर यहाँ पर देखेंगे तो बताओ। अगर अगर इसे यूं देखा जाए तो क्या क्या होगा? रीएब्जॉर्ब यानी ब्लड में वापस चला जाएगा इसमें से। रीएब्जॉर्ब होने का मतलब ब्लड में वापस गया। क्या क्या गया वापस बताओ, कोई बच्चा बताएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो 100% है, ग्लूकोज तो क्या है? 100% है, सारा का सारा ग्लूकोज यहीं पर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, उसके अलावा कौन है? वाटर है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। और कौन होता है? NaCl यानी सोडियम आयन हो जाता है यहाँ पे रीएब्जॉर्ब। और क्या होता है इसके अलावा आयन आयन को बैलेंस करने के लिए, आयन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन रीएब्जॉर्ब है। लेकिन इसके साथ ही सिक्रीशन है, इसके अंदर आएंगे कौन कौन? H+ हाइड्रोजन आयन एंड NH3 नहीं NH3, और यहाँ पर HCO3 भी बाहर जाएगा, यानी रीएब्जॉर्ब होगा इसमें। ठीक, ये बातें सब बच्चों को पता है? इसके बाद आप किसमें आ जाते हैं? हेनले लूप का। कौन हेनले लूप के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है, एक लोब है, 2 लोब है। एक कौन सा है? डिसेंडिंग लोब और एक असेंडिंग लोब है। 2 लोब है इसके, एक डिसेंडिंग लोब और एक असेंडिंग लोब। डिसेंडिंग लोब में क्या है बेटा? किसके लिए परमेबल है डिसेंडिंग लोब? वाटर के लिए। और इम्परमेबल किसके लिए है? सॉल्ट के लिए, है ना। तो होगा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन फ्रॉम हियर? पानी बाहर आएगा यहाँ से,
आएगा बाहर पानी। जब पानी यहाँ से बाहर आएगा तो जो अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर है, ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी सर वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। और यहाँ मैक्सिमम होती है। यहाँ क्या होती है? मैक्सिमम यहाँ अगर वो 300 ml ऑस्मोल पर लीटर है तो यहाँ पर होती है 1200 ml ऑस्मोल पर लीटर पर लीटर। ठीक है, मैक्सिमम है यहाँ। ठीक है। और उसके बाद अब ये आता है कौन सा लूप? असेंडिंग। असेंडिंग में क्या है? असेंडिंग जो है साल्ट के लिए परमेबल है, वाटर के लिए इम्परमेबल है। तो यहाँ से साल्ट निकलता है, NaCl निकलेगा भाई। यहाँ से NaCl बाहर आएगा यहाँ से निकल के है। और जब यहाँ से NaCl बाहर आएगा निकल के, क्या होगा? अब पानी बढ़ रहा है अंदर। पानी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब सी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फिर घटनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या हो जाती है? घटनी। यहाँ 1200, 1000, 900, 800, 600 और फिर यहीं तक आते आते 300। ठीक है। फिर ऊपर जाके किस कौन से पार्ट में आता है? ये क्या कौन सा पार्ट है? DCT में क्या होता है भाई? अब सबके अलग अलग फंक्शन है, आपने देखा था। इसका काम फिल्ट्रेशन है, इसका काम रीएब्जॉर्प्शन है। रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन बहुत है। अभी हम रीएब्जॉर्प्शन पे चल रहे हैं, सिक्रेशन पे नहीं आ रहे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। देखा जाता है यूरिन को अंदर से उसकी कंसंट्रेशन क्या है ना? उस कंसंट्रेशन के हिसाब से रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन तो पानी का तो होना ही होना है। किसका होगा? पानी का। और किसका होगा? NaCl यानी सोडियम साल्ट का होगा। आयन बैलेंस करने के लिए SCO3, यहाँ से कौन जाएगा? H आयन जाएगा। और कौन जाएगा? पोटेशियम आयन। ये जो अंदर जा रहे हैं ना, ये सिक्रीशन है। जो अंदर जा रहा है ये क्या कहलाता है? सिक्रीशन कहलाता है। इसे हम देखेंगे। सिक्रीशन है। क्या है? सिक्रीशन है। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? कि सिक्रेशन मेनली किस लिए होता है? पीएच को बैलेंस करने के लिए, आयोनिक कंसंट्रेशन को बनाए और ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए सिक्रेशन होता है। आयंस का होता है और वाटर का। क्लियर? ये बातें आप अब तक जान चुके हैं। ठीक, ये बातें पढ़ाई जा चुकी हैं आपको। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये मैंने रिवाइज किया आप लोगों के लिए कि जिससे ये आपके दिमाग में एक कहानी बन जाए, एक फिल्म तैयार हो जाए जो आगे की चीजें समझने में आपको आसानी रहे। ठीक है। अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कैसे होता है कंसंट्रेट यूरिन? इस जिस मात्रा में ये यूरिन है ऐसे तो हम भेज नहीं सकते इसे। इसे क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेट करके भेजना पड़ेगा। इसे कंसंट्रेट करके भेजना पड़ेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे होता है पॉसिबल? कंसंट्रेशन का मतलब है उसमें से एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाला जाए, जो लाभदायक साल्ट्स हैं, आयंस हैं, वो उसमें से निकाल लिए जाए और उसके बाद आगे की कहानी को रचा जाए। तो हम इसमें देखते हैं बेटा, इस काम के लिए आपकी किडनी में, अगर किडनी के स्ट्रक्चर को देखें तो एक सिस्टम है जिसे कहते हैं, मैंने बताया था आपको उस मैकेनिज्म का नाम, कि एक मैकेनिज्म पाया जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या पाया जाता है बेटा? काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहले हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझेंगे। भैया ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, इसे समझना पड़ेगा। देखें, ये कौन है बेटा? हेनले लूप। कौन है? हेनले लूप है। इस हेनले लूप के अगर हम डिसेंडिंग पार्ट में देखें तो किधर को तरफ फिल्टर किधर की तरफ भाग रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर हम असेंडिंग पार्ट में देखें तो किधर से किधर भाग रहा है? नीचे से ऊपर। तो यानी दोनों विपरीत दिशा में है। तो इट इज, ये क्या बन गया? काउंटर करंट। क्या बन गया? काउंटर करंट। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, अगर आप इसे
जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये जो संरचना मैंने बनाई है, ये देखा ना, ये ग्लोमेरुलस था है, यहाँ से ये कैपिलरी यहाँ पे बटी होती है ना, पता है ना, वो मैंने बनाई नहीं जानबूझ के। यहाँ पे कैपिलरीज का जाल फैला होता है ना, वो मैंने बनाया नहीं जान, और उसमें से ही एक ब्रांच निकलती है, उस कैपिलरी में से ही एक ब्रांच निकलती है, और लूप ऑफ हेनले से होती हुई सीधी वापस आती है। इसका नाम क्या है? जिससे पूछू वो बताएगा। देख रहे हैं ना ये? कितने बच्चों को पता है इसका नाम? 2 बच्चों को पता है, 4 को बस, बाकी को नाम नहीं पता इसका। इन्हें पता है। हाँ, क्या नाम है? हाँ, वासा रेक्टा। कौन है ये? वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा है बेटा। अगर हम वासा रेक्टा को देखें, तो जहां इसका असेंडिंग है, वहां इसका क्या है? डिसेंडिंग। क्या है बेटा? डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग, और फिर ये क्या हो गया? असेंडिंग। तो भैया इसमें भी और इसमें भी क्या है? ये काउंटर करंट। ठीक। पहले तो हमने देखा कि जो हमारा हेनले लूप है उसी की लिंब में काउंटर करंट है। फिर हमने वासा इरेक्टा की साइड देखी, दोनों उनमें काउंटर करंट है। और इफ हम इन्हें कंपैरेटिवली करें, इनकी तुलना भी करें, किसकी? हेनले लूप के लिम्स की और इस वासा इरेक्टा की, तो इनमें भी काउंटर करंट है। समझ रहे नहीं? ये एक में ऊपर और एक में नीचे। क्लियर? ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? इनके आसपास होने से, किनके? हेनले लूप और वासा इरेक्टा के पास पास होने से और काउंटर करंट होने से, ये जो ऑस्मैटिक ग्रेडियंट है उसे बनाने में हेल्प करता है। ऑस्मैटिक ग्रेडियंट आप देख रहे हैं कितना है? यहाँ पे कितना है? 300। और यहाँ पे कितना है? 1200। और फिर यहाँ पे फिर 300 आ रहा है? तो ये मैकेनिज्म इसे बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? 2 चीजें हेल्प कर रही है। कौन कौन? एक तो इनका पास पास होना, दूसरा जो, लेकिन मेन मेन कौन है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है और क्यों इसे एक नाम दिया गया और क्या इसका फायदा है ना? काउंटर करंट मैकेनिज्म का ब्लड के साथ इधर से शुरू करते हैं, इसे ना कि इधर से। ठीक। आप बताइए, जो असेंडिंग पार्ट है, कौन सा पार्ट है? अच्छा हाँ, एक चीज और देख लीजिए। ये जो हिस्सा है बेटा, आप जानते हैं ना, अगर हम क्या बनाया, ये मैंने इन्हीं का एक पार्ट बनाया है जिसमें मैं कोर्टेक्स और मेडुला को शो कर रहा हूँ। कोर्टेक्स और मेडुला को क्या कर रहा हूँ बेटा? शो कर रहा हूँ। तो ये जो हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा आप देखते हैं, ये तो रहता है कोर्टेक्स। इसमें किसमें रहता है? कोर्टेक्स। और ये लूप ऑफ फैलने वाला जो पार्ट है, प्रोमिनेंट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, ये तो रहता है किसमें? कोर्टेक्स में। ये तो मेन पार्ट कोर्टेक्स में पड़ा है। और जो फैलने लूप है, ये किसमें पड़ा होता है? मेडुला में। और जब मेडुला में पड़ा है, तो मेडुला ये है बेटा, और यहाँ पर मेडुला में ये नहीं कि वैसे ही है, यहाँ पर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या है? इसे क्या कहते हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियल। ठीक है? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी एक फ्लूइड भरा हुआ है इसमें। ये पॉइंट दिमाग में रखना है। क्लियर? अब हम देखेंगे, अब हम आ रहे हैं अपनी हेनले लूप का जो असेंडिंग पार्ट है, उसमें क्या खास बात है? बताओ, क्या खास बात बताई थी मैंने इसकी? अभी बताई थोड़ी देर पहले ही। ये किसके लिए परमेबल है? सॉल्ट्स के लिए परमेबल। किसके लिए परमेबल है? सॉल्ट्स के लिए। जब ये सॉल्ट्स के लिए परमेबल है, तो इसका मतलब यह है, यहां से निकल कर कौन आ जाएगा? सॉल्ट। मेनली सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये जो ग्रेडियंट है, इसे बनाने में 2 चीजों का मेन रोल है, ये ध्यान रख लो। ये जो हमारा ऑस्मैटिक ग्रेडियंट है, इसे बनाने में किस किसका हाथ है? नंबर 1 NaCl, नंबर 2 यूरिया। ये दोनों चीजें मेंटेन करके रखती है। कौन कौन? NaCl और यूरिया। इन दोनों का मेन रोल। तो NaCl का रोल देखेंगे अभी, फिर उसके बाद यूरिया का रोल देखेंगे। यहां से कौन निकल के बाहर आ जाएगा? NaCl बाहर आ गया इसमें से। आ जाओ। जब NaCl बाहर आ गया, तो देखिए, इसके अंदर की, किसके अंदर की?
एनए लूप के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर तो लो हो गया, Yes, yes, sir. और ये साल्ट आया इसमें मेडुलरी इंटेस्टिनल फ्लूइड में, यहाँ का बढ़ गया, यहाँ का क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया। यहाँ का बढ़ने से क्या होगा कि ये NaCl कौन ले लेगा, असेंडिंग लूप और वासा रेक्टा में चला जाएगा। NaCl यहाँ से किसमें चला जाएगा, यानी यहाँ से ये इसमें पहुंचेगा वासा रेक्टा में। ठीक, वासा रेक्टा इससे लेके पहुंची है डिसेंडिंग पार्ट में। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, पानी। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, पानी। क्या निकल के आ रहा है बेटा, पानी। जब यहाँ से पानी निकल के आ रहा है तो यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, NaCl का कम हो गया, तो यहाँ से ये वापस यहाँ पे आ गया, फिर ल्यूमेन में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से कंसंट्रेशन बैलेंस चलता है। कंसंट्रेशन क्या चलता है, बैलेंस चलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर चूंकि ये NaCl के परमेबल, साल्ट्स के लिए परमेबल, केवल NaCl के लिए नहीं है, उसके साथ दूसरा चीज है यूरिया। क्या है, कुछ यूरिया इसके अंदर आता है, किसके, असेंडिंग लिप ऑफ एनले लूप यूरिया आ जाता है, और ये यूरिया यहाँ से पहुंचता है ऊपर, और जब यहाँ पहुंचता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, किसमें पहुंचता है, तो यहाँ से ये कुछ यूरिया क्या आ जाता है बाहर। अभी कहूंगा क्यों आता है, अभी इसका भी एक मैकेनिज्म है। यूरिया क्या आ जाता है बेटा, बाहर आता है। यहाँ से जब ये यूरिया बाहर आता है, और इस यूरिया को कौन ले रहा है, अब जैसे ये यूरिया आएगा उधर से NaCl आएगा, तो भैया बाहर का जो मेडुलरी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो बहुत बढ़ जाएगा, तो क्या होता है, बहुत बढ़ जाएगा, और ये यूरिया को फिर ले लेता है कौन, एनए लूप। इस तरह से मतलब ये लेना देना है, कंसंट्रेशन को थोड़ी देर के लिए मेंटेन करना है, जब तक लेन देन ना चले उसके लिए थोड़ी देर के लिए क्या है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना और घटाना है, हाइड्रोजन आयन पीएच वैल्यू को घटाना और बढ़ाना है, ये मैकेनिज्म चलता है। इससे फायदा क्या है, ये जो मैकेनिज्म हो रहा है इससे फायदा क्या है, इससे फायदा देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेटा जो हमारी ये हमारा डिस्टल पार्ट है, क्या है, और हमारा कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, इससे जो हम यूरिन भेजें वो कंसंट्रेट हो, यूरिन क्या हो, कंसंट्रेट हो, यानी कि पानी वापस सोख लिया जाए इसमें से, क्या सोख लिया जाए, पानी भी इसमें से सोख लिया जाए। आयन और साल्ट का बैलेंस तो मैंने पहले ही बताया ये होता रहेगा। ठीक, अब यहां से ये कंसंट्रेटेड यूरिन ही बाहर भेजा जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन ही बाहर भेजा जाएगा। आप डाइल्यूट यूरिन को बाहर नहीं भेज सकते कि बहुत डाइल्यूट करके भेज रहे हैं। क्लियर, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, कौन है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, इस चीज में हेल्प करता है। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद यूरिन बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट, जब यूरिन वास्तव में जब डिस्टल कॉन्जुलेटेड पार्ट में वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है उसके बाद ये यूरिन कहलाता है। उसके बाद क्या कहलाता है, जब इसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है देन इट इज कॉल्ड यूरिन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद का मैंने बताया कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती है, कैलिक्स में, कैलिक्स में, और वो फिर कहाँ खुलता है, कैलिक्स कहाँ खुलता था बताओ, आपकी जो यूरिटर है उसका एक पार्ट जा रहा था, क्या कहा था उसे, हैं, यूरिटर जाके ब्रांचेज में बढ़ जाता है ना, एल्विस में जाके क्या कहा था उन ब्रांचेज को, हैं, कैलिक्स तो कहा था, कैलिक्स कैलिक्स तो कहा था, कैलिक्स सिंगुलर कैलिक्स, ठीक है ना, तो वहां से आके कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से आके किसमें, कलेक्टिंग डक्ट से आके कैलेक्स में, कैलेक्स से यूरिटर में, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, और इसके बाद क्या होता है वो बात बताएंगे, जब पिक्चुरेशन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे क्या होता है। क्लियर हो गया बच्चों, इतना आगे समझ में, यस सर। अच्छी, अब हुआ ये है कि यूरिन बन गया, हुआ ये है कि यूरिन बन गया। अब जब यूरिन बन गया तो इसकी भैया इसका पूरे मैकेनिज्म का कंट्रोलिंग भी है, क्या है, ऐसे नहीं कि ये ऐसे ही चल रहा है, इसका पूरे का कंट्रोलिंग है, रेगुलेशन है, मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग इसकी है। तो मॉनिटर और कंट्रोलिंग जो है
इसकी बेटा हार्मोनल फीडबैक है। कैसी है? हार्मोनल फीडबैक। इसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कैसी है बेटा? हार्मोनल फीडबैक। हार्मोनल फीडबैक। फीडबैक। किसे भी पढ़, कैसे होता है हार्मोनल फीडबैक? अच्छा, ये तो जानते हैं ना आप, जीजेए क्या होता है? अब ये कैसे होता है? इसे हार्मोनल फीडबैक को, इसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करने में तीन चीजें हेल्प कर रही है। कितनी चीजें हेल्प कर रही हैं? तीन। कौन कौन है भैया? ये हटा, NH यूरिया हटा दूंगा यहाँ से। सर जी। तीन चीजें हैं जो इसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग में हेल्प करेंगे। नंबर एक, हाइपो थैलेमस। थैलेमस। नंबर दो, जीजे और नंबर तीन, ठीक है, ये तीन चीजें हेल्प कर रही है। हाइपोथैलेमस, जीजे एंड, क्लियर? सब बच्चों को जीजे के बारे में पता है या नहीं पता है? क्या होता है जीजे? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपेराइटस। किससे बनता है ये? क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? कहाँ होता है ये? बताओ, कौन बच्चा बताएगा मुझे? कौन स्टूडेंट बताएगा ये होता कहाँ है? अरे भैया, ये स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये होती कहाँ है? कहाँ बताई थी मैंने? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और एफरेंट आर्टियोल की जो ब्रांच जा रही है उसमें है। यहाँ है, यहाँ पर क्या कनेक्शन है? यहाँ ये कनेक्शन है ना। यहाँ पर बेटा जो हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स है। और ये हमारी क्या है बेटा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। तो यहाँ पर जहां ये कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर ये कनेक्ट होते हैं, वहां पर मैंने क्या बताया था? दो विशेष प्रकार की सेल बताई थी मैंने, होती है। जो ब्लड वेसल्स है, एफरेंट है, उसकी सेल को क्या कहेंगे हम? हैं? जेजी सेल। उसे कहा था हमने जेजी सेल। और इस सेल का मैंने नाम नहीं बताया था क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है ना। अब यही ये जो कॉन्टेक्ट बना है, यही कौन है? ये जो कनेक्शन बना है, इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, है ग्लोमेरुलस एपेरेटस। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपेरेटस। यही है। अब इसका काम आएगा समझ में, क्या है कि भाई ये कनेक्ट हो गया तो क्या फंक्शन है, तो ये भी आएगा। तो भैया हाइपोथैलेमस। अब ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर जो है शरीर में है आपके, और जैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम में, फ्लड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, या आयंस के कंसंट्रेशन में चेंज आता है, तो ये उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। और जब ये उत्तेजित हो जाते हैं तो ये हाइपोथैलेमस को उत्तेजित करते हैं। कहाँ है हाइपोथैलेमस? और ब्रेन। ब्रेन में आपके सेंटर है वो कई चीजों का। हाइपोथैलेमस कई चीजों का सेंटर है, तो एक सेंटर ये भी है आपका। तो जैसे ही ये उत्तेजित होता है हाइपोथैलेमस, तो ये क्या करता है? ये हार्मोन्स निकालता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन निकालता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
किसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे बेटा? वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। क्या करता है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन? ये दो तरह से काम करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? दो तरह से काम करता है। पहला काम क्या करता है भैया? हाँ? ये क्या करता है बेटा? जो डिस्टल पार्ट है, दूर का पार्ट है, उसमें क्या करता है? वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ा दे। ठीक। वाटर का एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन यूरिन की वही तो बनानी है, वही तो मेंटेन करनी है ना? तो उसे मेंटेन करता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जैसा कि इसके नाम से है कि ये बेटा वैसोप्रेसिन जो है एक कॉन्स्ट्रिक्टर है। कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, ज्यादा नहीं करता लेकिन करता है। और उससे क्या होता है? उस कंस्ट्रक्शन से ये होता है कि भैया यहाँ पे छनाई थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। छनाई थोड़ी सी, और जब छनाई थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी तो किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? जीएफआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? जीएफआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जीएफआर बढ़ने से यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो है, ये जो हमारा एडीएच है डायूरेटिक की तरह है। ये कैसा है? डायूरेटिक है। क्लियर? समझ में आ गया? पहला काम, दो काम हो गए इसके। एक तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है वाटर के, और दूसरा क्या कर रहा है? जीएफआर को बढ़ा रहा है कुछ हद तक। क्लियर? अब जैसे ही पानी आएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम के बढ़ते ही क्या होगा? जो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे वो शांत हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? शांत। उनके शांत होते ही अब एडीएच की जरूरत नहीं है, तो एडीएच क्या हो जाएगा? रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो ये कंप्लीट फीडबैक रिएक्शन कैसा है? इसे कहा ना फीडबैक। एक चीज बढ़ी तो फिर उसे घटाया भी और कंट्रोल करके उसे बंद कर दिया। इस तरह से चल एक पॉइंट। क्लियर? तो समझ में आई? भूमिका हाइपोथैलेमस की क्या है बेटा? अब कौन है? दूसरा कौन है? जे जी ए। कौन है? जे जी ए। क्या नाम है इसका? एप्रेटस जुक्स्टाग्लोमेरुलस एप्रेटस। ये भी भैया एक बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बनाता है। क्या मैकेनिज्म बनाता है भैया ये? जैसे ही जीएफआर के रेट में परिवर्तन आता है, कम होता है, जीएफआर क्या होता है? कम आता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये कौन सी सेल है? जे जी सेल। उन्हें रेनिन के सिक्रेशन के लिए बाध्य कर देता है। जो रेनिन का सिक्रेशन होता है, किसका सिक्रेशन होता है? रेनिन। अब ये रेनिन क्या करता है भैया? है? ये रेनिन हमारे ब्लड में है ना, एंजियो, कौन? एंजियो नेफ्रो एंजियोनेफ्रेटिक फ्लूइड को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये कैसे करता है? ये एक नाम इसके साथ एंजियो, क्या है? एंजियो, हाँ, टेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को बाध्य कर देता है कि वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। लेटर ऑन ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड में।
सेकंड में। और ये एक बहुत ही फास्ट वैसो डायलेटर, वैसो कंस्ट्रक्टर है, नॉट डायलेटर, वैसो कंस्ट्रक्टर है। यानी यहाँ पर जो काम कम हुआ था वहां पर ये काम ज्यादा होता है। ज्यादा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा ब्लड की छनाई, ज्यादा ब्लड की छनाई, ज्यादा जीएफआर का प्रोडक्शन। तो जीएफआर का प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो जाता है। जीएफआर क्या हो जाता है? ज्यादा। और ज्यादा जब जीएफआर बनता है, यही तो इसका काम है, यही तो इसका काम। ये एक और काम भी करता है, रेनिन एक काम और भी करता है। इसके अलावा क्या करता है भाई वो दूसरा काम? एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता हाँ, ये हमारा जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक कौन पड़ी हुई है? एड्रिनल ग्लैंड पड़ी हुई है। कौन पड़ी हुई है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स रीजन है उसे एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए क्या करता है? बाध्य कर देता है। एल्डोस्टेरोन किसको बाध्य कर देता है भैया? एल्डोस्टेरोन। ये रहा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई? हैं? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर इन द क्रिस्टल कॉन्वुलेटेड पुनरावशोषण। उससे पुनः अवशोषण के लिए बाध्य करता है। यस। जिससे कि जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा। यूरिन क्या हो जाएगा? ठीक। अब भैया ये सारे के सारे जो हैं ये तो सब निकालने वाले हैं, सारे ब्लड के फ्लो को बढ़ाने वाले हैं, हैं? अब हार्ट बैठा बेचारा देख रहा है इंतजार कि तो साले सब ले जाएंगे बहा के। कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। तो अब जो है हार्ट की भूमिका शुरू होती है। किसकी शुरू होती है? हार्ट की भूमिका शुरू होती है। तो हार्ट भैया जब एट्री में से देखता है कि एट्रियम में से बहुत माल जा रहा है ना, तो एट्रियम में ही एक सब्सटेंस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसका नाम कुछ एट्रिया कुछ करके है, एट्रियल एएनएफ। हाँ एएनएफ। किससे याद रखो? एएनएफ को सिक्रीट करता है। किसे करता है? एएनएफ को। अब ये वैसो डायलेटर है। ये क्या है? वैसो डायलेटर। यानी क्या करता है? ये डायलेट कर देता है। अब जब वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो वेसल्स डायलेट होने से प्रेशर डाउन हो जाएगा, और प्रेशर डाउन जाने से क्या होगा? जीएफआर का रेट घट जाएगा। यानी हार्ट ने अपने ब्लड को अनावश्यक फ्लो होने से बचा। ठीक, इस प्रकार से कंट्रोलिंग होती है। यहाँ पे बात समझ में आई? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो? सबसे पहले तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, यस सर। फिर इसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, और उसके बाद क्या बन गया? यूरिन बन गया। अभी बना है, अभी तो इसका एक्सक्रीशन भी होना है ना। अब यूरिन कहाँ जाएगा? मिच्यूरेशन। यस सर। मिच्यूरेशन, यूरिन का निकलना। अब यूरिन कहाँ एकत्र होता है? ब्लेडर में। कौन से ब्लैडर में? यूरिनरी। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं, जो यूरिनरी ब्लैडर की हमारी पोजीशन है ना, वो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल में तो बहुत काफी जगह है, लेकिन फीमेल में यूट्रस आ जाता है बीच में। तो यूट्रस बीच में आने से जगह थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मेल की स्ट्रेचिंग पावर ज्यादा होती है। मेल में स्ट्रेचिंग पावर क्या होती है? ज्यादा। दूसरे शब्दों में कहें कि वो ज्यादा देर तक यूरिन को रोक सकते हैं। लेकिन फीमेल में चूंकि ऐसा संभव नहीं है, तो उनमें उनकी अपेक्षा क्या होती है? बहुत उनकी अपेक्षा कम होती है। और जब प्रेगनेंसी में होती है तो तब तो और भी कम हो जाती है, क्योंकि एक वेट और आ गया, एक वेट और आ जाता है, तब और भी कम हो जाता। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो भैया आपने एक चित्र देखा होगा,
सारा काम स्ट्रेचिंग का है। इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर, यस यूरिन उसमें भरता रहता है, एक लिमिट तक भरता रहता है। लेकिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर की दीवार में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। आपको ये भी पता है कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवार है, मसल्स जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं जो कि स्ट्रेचेबल है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो सेंसेशन भेजते हैं किसे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसे भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मामला आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके दर्द को पढ़ता है और पढ़ लिया, फिर मोटर नर्व के थ्रू संदेश भेजेगा। मोटर नर्व के थ्रू क्या भेजता है, मैसेज भेजता है। और मैसेज में वो कहता है क्या कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। अगर आपने देखा जो यूरिथर यूरिथर है, यूरिथर नहीं यूरिथर, उसमें स्फिंक्टर है, दो स्फिंक्टर है, क्या है, एक वॉलेंट्री है एक इनवॉलेंट्री। इसमें मसल्स है स्मूथ, कैसे मसल है, स्मूथ मसल्स है हमारे इसमें। तो उन्हें संदेश भेजने पर फिर वो क्या साइमल्टेनियसली रिलीज कर दिया जाता है। ये जो हमारे स्फिंक्टर होते हैं इन पे कंट्रोलिंग सिखाई जाती है। जब आप बचपन में होते, छोटे होते हैं, तब आप पे इसकी कंट्रोलिंग नहीं होती, आपका प्रेशर बढ़ा और आप मूत्र कर देते हैं, चाहे मम्मी की गोद में थे, चाहे पापा की गोद में थे, चाहे दादी की गोद में थी, केवल जैसे ही स्ट्रेच हुआ आपने एकदम। लेकिन फिर जैसे जैसे आप 2-3 साल में आते हैं तो आपके मदर फादर किड्स जो आपकी देखभाल करते हैं वो आपको क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो इसमें इनवॉलेंट्री इंस्पेक्टर है, उस पर तो तब भी कंट्रोल नहीं होता, जो वॉलेंट्री इंस्पेक्टर है उस पर कंट्रोल होता है। तो उसमें भी आप कुछ समय के लिए क्या कर लेते हैं, अपने यूरिन को पास आउट करने से रोक लेते हैं। उसी का फायदा आप उठाते हैं आप, हैं? लेकिन ज्यादा वहां पे भी नहीं कर सकते आप, फिर ज्यादा वहां फैलेंगे तो भैया फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर यूरिन ऊपर चढ़ने लगता है, कभी कभी तो यूरिनरी ब्लैडर ब्लास्ट भी हो जाता है ना, क्योंकि उसकी स्ट्रेच की भी एक सीमित है, लिमिट है। कभी ये सोचो कि ये तो ऊपर वाले ने दे दिया, उसमें पंचर हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है। इसलिए ऊपर जब होता है ना वो प्रेशर तेज करके घंटी बज जाती है कि भैया आप तो पास आउट कर दे वरना मारा जाएगा, है ना। हाँ चलिए, हाँ जी बताओ, बेचारे इसकी तरफ इशारे करते रहेंगे, किसकी, इसकी तरफ इशारे करते रहेंगे। चलिए ये बात, इट इज नोन एज मिचुरेशन, ठीक है, समझ में आ गया है। यस सर, ये सारी कहानी पूरा सिस्टम सब बच्चों की समझ में आया। यस सर, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसकी समझ में ना आया हो, आगे सर, पूछा जाए। यस सर। Very सर जी इसने 3 वर्ड दे रखे हैं, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया और डायबिटीज मेलिटस। good. जब यानी कहने का अभिप्राय ये है, जो यूरिन है आपका, अगर हम यूरिन की बात करें भाई, यूरिन क्या है, एक वॉटरी जेलोइस सब्सटेंस है। इसका पीएच देखे तो एसिडिक है, 6 होता है, 6 से 6.4 वैसे रेंज है इसकी, लेकिन 6 मान लीजिए सर। कितना पीएच इसका, 6 है। ठीक, अब यूरिन से भी कई कल्चर टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन से कई चीजें पता लग जाती हैं, आपके टेस्ट हो जाते हैं कि भैया कल्चर टेस्ट से पता लगता है यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, ठीक। इसके अंदर जो पदार्थ हैं उनकी से पता लग जाता है कीटोन तो नहीं आ रहा है, कीटोन यूरिया, ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है, शुगर तो नहीं आ रही, तो उसे क्या कहा है, नहीं डायबिटीज तो है, लेकिन वो कंडीशन क्या है, ग्लाइकोसूरिया। और कीटोन वाली डायबिटीज, डायबिटीज यानी डायबिटीज की बीमारी, क्लियर, ये होती है। और भी यूरिन में कई तरह के कल्चर होते हैं, तो थोड़े से आपको दिखाए गए हैं, थोड़े से बताए हैं, इसमें यूरिन से पता लग जाते हैं, है ना। हाँ अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप, सभी बस होगा ये पूछ रहे थे, चलो। वो 2 मेन सब्सटेंस कौन से हैं
जो ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं यूरिन बनने में, वो दो सब्सटेंस मेन कौन से हैं जो ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं? बताओ कितने बच्चों को पता है? 1 2 3 4 बच्चों ने ध्यान से सुना। हाँ बताओ आप। NaCl और H2O, यूरिया यूरिया। NaCl और यूरिया यूरिया, वो NaCl और यूरिया है ना? NH2 ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? ऑस्मेटिक क्या बना मेंटेन करके रखते हैं? ऑस्मेटिक ग्रेडियंट क्या बना के रखते हैं? अच्छा, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड पार्ट में, PCT में ऑस्मेटिक ग्रेडियंट कितना होता है? सर जी जस्ट एक बच्चे का हाथ, एक ही बच्चे को पता है, दो ही बच्चों ने सुना ध्यान से। हाँ तुम बताओ। सर जी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर 300 ml ऑस्मोल पर लीटर। ठीक, ऑस्मेटिक ग्रेडियंट सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ होता है? कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, मेडुला, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, कहाँ होता है? इनर मेडुला। कितना होता है? मैक्सिमम कितना होता है? 1200 क्या? नहीं, ml भी कहो। 1200 ml ऑस्मोल पर लीटर, लीटर नहीं पर लीटर, है ना? आपकी बुक में L-1 बना हुआ है, लीटर ऊपर लेके चलिए है ना? घातों का सिस्टम पता है ना? घाते माइनस प्लस का जी बोलती है, सर। तो घात माइनस में कर रखी है लीटर। जी सर चलिए, डिजिटल कॉन्वुलेटेड पार्ट में कितना होता है ये? सर जी इसमें भी 300 ही होगा 300 से कम रहता है, 300 से कम रहता है, 300 से क्या रहता है? कम रहता है, 300 से कम रहता है। वो बच्ची बताएगी मुझे, ये तुम्हारे पीछे क्या नाम है तुम्हारा? रुचिका। सूचिका सुचिका तुम बताओ, मैं भूल जाता हूँ नाम बेटा मेरी, है ना? सुचिका बताओ GFR क्या होता है? पहले GFR की फुल फॉर्म बताओ। GFR फिल्टर, थोड़ा सा ठीक कर लो इसे, फिल्टर, फिल्ट्रेशन है, आर रह गया, रेट। ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? हाँ बैठ जाओ। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ठीक, इसने तो बता दी इसकी फुल फॉर्म। ये होता क्या है, ये कौन बताएगा? हाँ, सर जो हमारी किडनी एक मिनट में जो फिल्ट्रेट फॉर्म करती है वो दोनों किडनी हमारी 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट फॉर्म कर देती हैं उसका, उसे ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। बिल्कुल बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में, आप बताओ? तुम तो सबसे अगली सीट पे बैठी हो। हाँ वो पीछे है। सर 125 ml फरमान 125 ml पर मिनट मिनट, पर मिनट, है ना? इसकी वैल्यू इतनी होती है 125 ml प्रति मिनट, है ना? फिल्ट्रेट बन रहा है आपकी किडनी में, ठीक है? चलो, वो जो बच्चे, हाँ ये बच्चा, हाँ तुम्हारे पीछे, मुझे पता है कौन क्या बता देगा, इसलिए उससे वो पूछना जो नहीं बता पाए। खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? अकदस अखदर, अकदस अकदस 10 अच्छा, बच्चे बहुत कॉम्प्लेक्स नाम रखते हैं।
बेटा ये GJA इसका फुल फॉर्म बताओ क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ। इसमें मेनली कंपोनेंट क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो बना है ना, इसमें दो ही तो कंपोनेंट है, एक इधर का एक इधर का। लेकिन मेन कौन है? जो रेनिन को सिक्रीट कर रहा है, बेसिकली वही मेन है इसका मतलब, है ना। दूसरा तो उसे वॉल्यूम बता रहा है बस, केवल कि भैया कंसंट्रेशन इतना हो गया है, रेट इतना हो गया है, अब तू शुरू हो जा। तो मेन क्या है? हाँ, तुम बता, इस एपरेटस में, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस में मेन कंपोनेंट क्या है? रेन रेनिंग रेनिंग कहाँ से आ गया इसमें? वो तो इसमें नहीं होता, वो तो इसका प्रोडक्ट है, वो तो इसमें नहीं होता। मैं कहूं कि भैया मोटरसाइकिल में सबसे अच्छी चीज क्या है? आप कहें रेस, तो ऐसा सवाल हो गया, है ना। जब हालांकि रेस करती है वो, पर वो इट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मोटरसाइकिल। कंपोनेंट में क्या है जो उसमें स्ट्रक्चर में पार्ट ले रहा है? जेजी सेल। कौन है? जेजी सेल है। हाँ, ठीक है, जेजी सेल ही है भाई। अच्छा, एक आप बताओ, एक बच्ची ने बताया GFR है, GFR को रेगुलेट कौन करता है? GFR को रेगुलेट करने का काम किसका है? बता दो, इसका ही भाई बंद होगा कोई। उधर GFR कम हुआ, उधर ये शुरू हुआ। एक बच्चा, हाँ है, JGA कौन करता है? JGA करता है। कौन करता है बेटा? JGA करता है। बैठो, कैसे करता है? हाउ? क्वेश्चन इज दैट हाउ? कौन बताए? जैसे ही क्या होगा? GFR कम होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके एक्टिवेट होने से क्या होगा? जीजे सेल क्या करेगी? जेजी सेल क्या करेगी? तुम बताओ, क्या करेगी जेजी सेल? सिर्फ फोड़ के मर जाएगी? जैसे ही GFR कम हुआ, GJA एक्टिवेट हुआ। ये GJA एक्टिवेट होने से, GJA का एक पार्ट है कौन? जीजे सेल, वेजी सेल। ये क्या करेगी? रेनिन को रिलीज करेगी। किसको रिलीज करेगी? रेनिन को रिलीज करेगी। कहाँ गया रेनिन? ये रहा नीचे हाँ? किडनी के बराबर है। ये रही किडनी। इसके बराबर अच्छा, हाँ ये रहा, ये रहा रेनिन। हाँ, ये रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट एंजियो टेंसिनोजन को हाँ, टेंस 1 में फिर 100 से किसका कन्वर्ट वेरी गुड। फिर इससे क्या होगा? एंजियोटेंसिन सेकंड है क्या? टेक्स को ये क्या है? हाँ, क्या? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को वो कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। नहीं, पहले इसी का काम बताओ यहीं से। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग क्या है ये? वासोकंस्ट्रिक्टर। हाँ, ये कौन है? स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टर है। क्या करेगा अपने आप ही? इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। हाँ, GFR को बढ़ा देगा। GFR को प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, तो GFR बढ़ जाएगा। एक तो काम ये है। दूसरा क्या है? हाँ, अब दूसरा क्या करेगा?
ये किसे एक्टिव करेगा, किसे एक्टिवेट करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। किस काम के लिए? एल्डोस्टेरॉन रिलीज करने एल्डोस्टेरॉन रिलीज रिलीज करने के लिए। और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? रिएक्शन और सोडियम सोडियम आयन वाटर वाटर इन डिस्टल पार्ट, डिस्टल कॉन्वुलेटेड पार्ट, है ना? बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है ये? काम तुम्हारी आ रहा है? जी हाँ जी। सिक्रीशन और उसके अंदर रिलीज में क्या कोई फर्क है? हैं? सिक्रीट और रिलीज में कोई फर्क है? सिक्रीट और रिलीज में देखो, अगर हम फर्क करें तो है, फर्क करें तो है। देखो क्या फर्क है, जरा देखो। एक चीज में कोई चीज स्टोर है, मान लिया गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर में कौन क्या क्या स्टोर है? क्या स्टोर है गोल ब्लैडर में? बाइल जूस, है ना? अगर गोल ब्लैडर बाइल जूस को क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। लेकिन सिक्रीट उसे लीवर कर, अच्छा सिक्रीट का मतलब बनाना उससे। बना है। तो यहां थोड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ लेकिन अगर यहाँ पर तो दो अलग अलग चीजें थी। बहुत सी सेल ऐसी हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी, वो सिक्रीट भी कर रही है और रिलीज भी कर रही है। पहले सिक्रीट करेंगे फिर रिलीज करेंगे, है ना? सिक्रीट करेंगी और तो कुछ में ही कंबाइन हो जाता है, कुछ में ये दोनों बातें कंबाइन हो जाती है। तो ये है, क्लियर ना? यस सर। तो यहाँ फर्क है। तो हम ये नहीं कह सकते गॉल ब्लैडर जो है बाइलोरुबिन को या बाइल जूस को क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। रिलीज तो कह सकते हैं लेकिन सिक्रीट नहीं कह सकते। लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है भैया, वही सिक्रीट कर रहा है और फिर निकाल भी रहा है, ठीक है ना? यस सर। ये फर्क है। एएनएफ, तुम इतना लेट कैसे हो? आज बायोलॉजी क्लास नहीं अटेंड करनी थी तुम्हें? अच्छा, डॉक्टर के गए। मैंने कहा कभी ऐसा हो कि बायोलॉजी क्लास ना अटेंड करनी हो। जब नहीं करनी होगी तो मुझे बता देना, मैं स्वतः हट जाऊंगा, है ना? हाँ, एनएफ कौन बता रहा था, किस बच्ची ने बताया था? ये लड़की तो बताती है मुझे हमेशा। क्या नाम है तुम्हारा? अलीशा अलीशा। अलीशा, अलीशा बहुत होशियार लड़की। बेटा पढ़ते रहो ऐसे ही, तुम्हारे बायोलॉजी में तो बढ़िया ही नंबर आए। अलीशा बताओ, एड्रिनल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर हाँ कौन सिक्रेट करता है इसे? हार्ट हार्ट तो रिलीज हार्ट तो नहीं करता, हाँ ये कह सकते हैं जो एट्रियम है उसकी दीवारों से सिक्रीट होता है ये, है ना? इनिशिएट करता है, हार्ट कहता है भैया सिक्रीट कर दो। ये क्या करता है? तुम बैठ जाओ, तुम्हारा काम हो गया। एनएफ क्या करता है भैया, कौन बताएगा? ये कौन है? वैसो वैसो डायलेटर क्या होते हैं? वैसो मैंने जो नहीं सर वो फैल जाते हैं। फैला देते हैं, वैसो मैंने वेसल्स को, जो वेसल्स को क्या कर दे? फैला दे, उसके डायमीटर को बढ़ा दे। जब डायमीटर बढ़ जाएगा, कोई चीज इतने से बर्तन में थी फिर वो इतने फैल के आ जाए तो क्या कम हो जाता है उसका? प्रेशर, वॉल्यूम भी कम होता है क्या उसका? लिक्विड तो वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है घटता है? हैं? खड़ा हो, खड़ा हो गए। तूने दुकान वाले से 1 लीटर दूध लिया, क्या लिया? 1 लीटर। ये रहा 1 लीटर दूध, लबालब खराब, ठीक? अब ये दूध तूने घर पे ले जाके बड़े भिगोने में डाल, बहुत बड़े भिगोने। क्या वॉल्यूम चेंज हुआ इसका? कह रहा हुआ? मेरे को सही निकलता है, इसलिए और कहीं से नहीं निकलता। बैठो भैया, बर्तन का वॉल्यूम बढ़ा, लिक्विड जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, बर्तन का वॉल्यूम बढ़ गया, है ना? हाँ निश्चित रूप से वॉल्यूम बढ़ा है आप कहें, लेकिन लेकिन बर्तन आपको संभालो, ओके जी? वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन किस? बर्तन। वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन बर्तन, लिक्विड का वॉल्यूम नहीं बढ़ा। अब उससे होगा क्या कि भैया
वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, प्रेशर घट गया। प्रेशर क्या हो गया? और जब प्रेशर घट गया तो फिल्ट्रेशन घट गया, फिल्ट्रेशन घट गया तो चेपार घट गया। तो यानी ब्लड का जो भाग रहा था ब्लड, वो नॉर्मल पे है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या भैया? CCM, CCM क्या होता है? पहले तो काउंटर करंट को बताओ, मैकेनिज्म फिर बाद में समझेंगे। काउंटर करंट क्या होता है? सर वो होता है वो हैंडल होते हैं, सर समांतर पता है एक दूसरे के विपरीत। समांतर सतह, सतहें भी एक दूसरे के विपरीत होती है, उसमें आना जाना तो विपरीत हो सकता है। सतह, सर अब मान लिया ये सतह है और ये सतह है, अब इन्हें विपरीत कहेंगे या एक दिशा में कहेंगे, ये तो सतह नहीं तय कर सकती, वो तो इनका मूवमेंट तय करेगा कि एक दिशा है या विपरीत दिशा। तो काउंटर करंट का मतलब धारा, काउंटर मैंने विपरीत, काउंटर मैंने विपरीत, तो यहीं से निकालो इसका। ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन टू पैरेलल कंटेनर, है ना, या वेसल, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेसल्स कौन कौन सी हैं? वो एल्लेलू एंड वासा रेक्टा। दोनों की कितनी कितनी भुजाएं हैं? दो, एक की असेंडिंग, एक की डिसेंडिंग, दूसरे की असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेकिन फर्क क्या है? जहां एक की असेंडिंग है वहां दूसरे की डिसेंडिंग है, और उनकी आपस में भी असेंडिंग डिसेंडिंग है। तो मैंने बताते हैं दो वे में है, ये डिसेंडिंग है या असेंडिंग है? डिसेंडिंग। और ये इसकी, इनमें लिक्विड का फ्लो ऊपर से और इसमें ऊपर, तो ये क्या हो गया? काउंटर करंट। अब यहाँ देखें, ये कौन है? वासा इरेक्टा। ये कौन है? डिसेंडिंग या असेंडिंग? डिसेंडिंग। और ये इसमें कहाँ है? नीचे। और यहाँ कहाँ है? तो ये एक दूसरे क्या हो गया? काउंटर करंट हो गया। ये कौन है? वासा रेक्टा। ये कौन है? इन दोनों के लिक्विड का फ्लो देखिए एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या हो गया? और ये इस काउंटर करंट का फायदा तभी है जब ये पास पास हो, प्रोक्सिमिटी हो। अगर दूर दूर होते तो इसका कोई लाभ इन्हें मिलने वाला नहीं था, ये कोई लाभ इनमें मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो अब आती है बात काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये तो काउंटर करंट हुआ, अब एक बात है काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? तो यही होगा जो कुछ सब्सटेंस वो ट्रांसपोर्ट करेगा कुछ सब्सटेंस का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा रहता है एक हैंडल बाहर निकल जाना। ये मैकेनिज्म है, क्या है? प्रक्रिया जो एक प्रक्रिया है टू मेंटेन ऑस्मो ग्रेडियंट, टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इन मेडुला पार्ट ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना? एक प्रक्रिया है, उसको मेंटेन करते हैं। वही बात या नहीं हुई? यस सर। अच्छा, उस बच्ची ने अभी कुछ नहीं, आज कुछ नहीं बोली वो, वरना एक आधे सवाल का जवाब दे ही देती। खड़े हो जाओ। लूप ऑफ हेनले का नाम सुना है? लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, नाम सुना है? कहाँ होती है संरचना? बताना पड़ेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? कहाँ होती है? हार्ट में तो नहीं होती ना, या लीवर में तो नहीं होती ना? किडनी में होती है। कहाँ होती है ये? किडनी में। किडनी में किसी की होती है बेटा? हेनले लूप किडनी में कहाँ होता है? नेफ्रॉन में होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो, किडनी में नेफ्रॉन। अगर आप किडनी ना कह के नेफ्रॉन भी कह देते तो भी मैं मान लेता, ठीक है, चलता। बैठो, नेफ्रॉन में होता है हेनले लूप। हेनले लूप की संरचना को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है बेटा, तुम बताओ।
Henle loop की संरचना, it has two limbs, it has ascending and डिसेंडिंग। बिल्कुल ठीक है। अब मेरा प्रश्न आए, क्योंकि मैंने संरचना बता दी ना आपको, अब मेरा प्रश्न आएगा। अब प्रश्न ध्यान से सुनना। यस सर। हेनले लूप का जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो किसके लिए परमेबल होता है, ये आपको बता, किसके लिए परमेबल है? वन, हाँ तुम बताओ। सॉल्ट्स के लिए, है ना, सॉल्ट्स के लिए। NaCl तो है ही, ये भी है, तो ये दोनों का वहीं से होता है ना। सॉल्ट्स के लिए कहेंगे आप। और बैठ, अच्छा एक बात होता है कि यस सर। हाँ, और ये जो पूरी प्रक्रिया आपने पढ़ी है इसमें पीएच बैलेंस, कौन सा बैलेंस, पीएच बैलेंस, और आयन बैलेंस मेनली किसके द्वारा रहता है, मतलब किन आयनों के एक्सचेंज से रहता है? प्लस आयन बैलेंस का, हाइड्रोजन आयन प्लस पोटेशियम आयन प्लस SCO3 माइनस CO3 माइनस आयन की। और इनमें से ध्यान रखो कहीं कुछ का रीएब्जॉर्प्शन है, कहीं सिक्रीशन भी है, ठीक है ना। ये नहीं कि हमेशा रीएब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन भी है, ये बात ध्यान में रखनी है, कभी से भूल जाओ वरना फिर समझने में दिक्कत आती है ना। यस सर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। अच्छा, आयन बैलेंस, अमोनिया NH3 क्या करता है? NH3 कहाँ रिएब्जॉर्ब होता है, सिक्रीट होता है, क्या होता है अमोनिया का पूरे इसमें? पूरे में तो नहीं कह कहूंगा मैं, इसमें बताओ फिल्ट्रेशन वाला जो मसला है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इसमें अमोनिया का क्या खेल है भैया? अमोनिया कहाँ है? अमोनिया कहाँ है? अमोनिया पीसीटी में नहीं है, डीसीटी में नहीं है। डीसीटी किसने कहा? डीसीटी किसने कहा? अलीसा ने। पीसीटी नहीं कहा। एक चित्र खोलो, सबसे पहला जो मैंने बताया था मेन चित्र है यही वाला, हाँ इसमें देखो सबसे पहले पीसीटी को देखो, पीसीटी में किस किस का सिक्रीशन हो रहा है? हाँ हाँ, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन नहीं कहा मैंने। NH और है नहीं, आगे समझ में? हाँ, क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आया था, अभी घूम गया है बात, अभी था बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इससे समझे पूछूंगा ये बच्चे समझे। चलो हो गया ये है। अब मैंने ये बात हालांकि पहले बता दी थी कि किडनी के अलावा हमारे शरीर में और भी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। किडनी तो पढ़ ही गया। लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है हमारा? वो सबसे बड़ा ऑर्गन जो एक्सक्रीट करता है, और सबसे बड़ा वो कौन है? स्किन। स्किन एक्सक्रीट करती है, पूछ रहा है, बता रहा है भाई हैं? गैस लगा रहा है, सोच रहा है कि सही है ये गलत है? गैस पेल रहा है। ये बच्चा स्किन कह रहा है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है। सही कह रहा है ना। सबसे लार्जेस्ट जो है वही है, बैठ जाओ। लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड, इज इट एड्रिनल? लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड, हाँ लीवर है। कौन है? लीवर भी तो एक्सक्रीट मार रहा है नहीं? तो लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड अगर पूछे तो भी लीवर ही आएगी भाई निकल के, ठीक है ना। आके पूछ रहे तो घबराना नहीं है। अच्छा, लंग्स भी एक्सक्रीट करते हैं क्या कुछ? क्या करते हैं?
क्या करते हैं लंग? क्या एक्सक्रीट करते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर है शायद 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट है लंग्स की कैपेसिटी जो एक्सक्रीट करती है ना। ये आंकड़ा देख लेना, इस आंकड़े को देख लेना, है एनसीईआरटी का। 200 ml नहीं होगा। वोलेटाइल सब्सटेंस बता रहा है। वो बताए वॉलेट। हाँ, अल्कोहल कहाँ से होता है एक्सक्रीट? ये अल्कोहल अल्कोहल वो तो आपने इससे बताते थे जी लंग आप देखते हैं ना, जब वाहन चलाते हैं अल्कोहल टेस्ट होता है, देखने डालते हैं कि नली को कहाँ डालते हैं? मुंह में अल्कोहल रह जाता है, पिया 1 घंटा पहले उसने, मुंह में क्या रह गया? अब जो वेपर है उसकी, है ना, जो सांस के थ्रू आ रही है वेपर, वो तो आएगी क्या नहीं आएगी? जब वो आएगी तो भैया वो एक्सक्रीट हो रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है ना। तो भैया स्किन भी एक्सक्रीट कर रही है, NaCl तो करती है, लैक्टिक एसिड करती है, थोड़ा सा यूरिया भी करती है। थोड़ा सा क्या करती है? यूरिया भी हमारी स्किन जो है एक्सक्रीट करती है। लीवर के द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स भी मैंने बताया था होते हैं, कुछ विटामिन भी आपके एक्सक्रीट होते हैं, कुछ विटामिन भी आपके एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक्सक्रीटरी पैकेज आपका बन जाता है और एक्सक्रीशन होता है। इसमें कोई प्रश्न पूछना है बच्चों को? पूछना नहीं पूछना तो एक्सक्रीशन का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको? इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? अच्छा, कौन सा चल रहा है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें कितना हो गया आपका? सर जी हमारा कल वहां तक डायग्राम सर स्टार्ट हुआ है सर स्टार्ट हुआ है सर स्टार्ट कराना है दोबारा? बच्चे कह रहे हैं दोबारा स्टार्ट कराना, क्या जरूरी है? समझ नहीं आया कोई बात क्या नहीं। मैक्सिमम जो बच्चे कह रहे थे, देखो 1-2 बच्चे थे, जो मैक्सिमम बच्चा कहेगा मैं वो बात मान। यस सर दोबारा समझाना है? ठीक है, चलो दोबारा समझा देंगे। प्रमोशन आपका, तो आज आपका यही एंड करते हैं। सर जी और अच्छा लेसन है, अच्छी तरह से याद करो, आपसे संबंधित है। 2-3 लेसन आपने देखा होगा कि इससे पहले आपने सर्कुलेटरी पढ़ा है, डाइजेशन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, आपसे जुड़े हुए मसले हैं, यस सर है ना। रोज तंग कर रहे हैं आपको, तो आप उसकी फिजियोलॉजी को अच्छी तरह से पहचान लें, जान लें। थैंक यू। सर कल बता क्या